कनाडा में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि लिबरल पार्टी के लोग खुद ही अपने ही लिबरल पार्टी के लीडर डस्टबिन ट्रूडो को कह रहे हैं कि अब आप एक्चुअल में डस्टबिन में ही चले जाइए। ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? इसके पीछे अगर हम देखें तो कारण तो बहुत हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही वैचारिक तौर पर बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे विचार के ऊपर जिसको यदि आप समझें तो आपको समझ आएगा कि इस समय विश्व के लेवल पर और जियोपॉलिटिक्स में खेल एक्चुअल में है क्या। अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो एक शब्द में ये सारा खेल है संप्रभुता का, सोवरेनिटी का। क्योंकि आज ये जो संप्रभुता है, ये जो सोवरेनिटी है, ये है पूरे के पूरे सेंटर ऑफ डिबेट पे। कैसे? 1648 1648 में जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया नाम की एक ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी के बाद ये संप्रभुता का कॉन्सेप्ट विश्व तौर पर उभरा था। इसका जन्म तो यूरोप में हुआ, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उस समय इस कॉन्सेप्ट के तहत ये बात बोली गई कि हर देश एक दूसरे की संप्रभुता को रिस्पेक्ट करेगा, कुछ भी करके दूसरे की संप्रभुता को, सोवरेनिटी को कभी भी हार्म करके वायलेट नहीं करेगा। लेकिन क्या 1648 1648 में इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद क्या विश्व में कभी भी संप्रभुता को चैलेंज नहीं किया गया? खैर, अगर विश्व का इतिहास देखें तो आज जो भारत और कनाडा के बीच में है वो तो एक विश्व के इतिहास का एक पैटर्न ही है। 19वीं सदी में जब अमेरिका उस समय उभर रहा था, अपनी सिविल वॉर ख़त्म करके एक आज़ाद देश बना ही था, तो अमेरिका ने एक नैरेटिव चलाया मैनिफेस्ट डेस्टिनी करके। इस मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नैरेटिव के दौरान अमेरिका ने सबसे ज़्यादा उल्लंघन संप्रभुता का किया मेक्सिको में। सबसे पहला देश जिसने मॉडर्न टाइम्स में संप्रभुता के कॉन्सेप्ट के आने के बाद उसकी धज्जियां उड़ाई, वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिका था। 55% मेक्सिको का इलाका मैनिफेस्ट डेस्टिनी नाम के इस नैरेटिव के अंदर अमेरिका ने हड़प लिया। नेवाडा, कोलोराडो, व्योमिंग, इसके साथ साथ कांसास, एरिजोना, ये सारे इलाके जो आज अमेरिका कहता है कि हमारे हैं, आपके कभी नहीं थे। ये सारे के सारे इलाके ऑक्यूपाइड हैं। 55% मेक्सिको का इलाका आपने चोरी किया है। संप्रभुता का वायलेशन यहाँ से, इस नज़रिए से, इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अगर ये 19वीं सदी का फीचर था तो 20वीं सदी में संप्रभुता का वायलेशन हुआ यूरोप के देशों के तहत। यूरोप के देशों ने उस समय पूरे विश्व तौर पर कॉलोनाइजेशन किया, भारत को अपनी एक कॉलोनी बनाया। भारत को कॉलोनी बनाने के समय भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। अगर 20वीं सदी ये थी तो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि जब 21वीं सदी आई, जो आज की सदी है, इसमें भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा कोर ड्राइवर है। भूमंडलीकरण के कारण दिन पर दिन हर एक देश के बैरियर टूट रहे हैं, और इस भूमंडलीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को, अगर कहीं ना कहीं संप्रभुता का चैलेंज है तो वो चैलेंज इस प्रकार से है कि जो आज टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, जिसके तहत मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के अपने घर में, अपने कमरे में जो वीडियो बना रहा हूँ, और आप अपने घर में एक दूसरी जगह पर, शायद एक दूसरे देश में बैठकर इस वीडियो को भी देख रहे हैं। ये पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी के कारण। ये पॉसिबल है कि आज संप्रभुता जो है वो अब सिर्फ एक बॉर्डर पर एक बैरियर बन के रह गई है, लेकिन हमारे विचार, हमारी सोच एक दूसरे के साथ शेयर हो पा रही है इस टेक्नोलॉजी से। तो संप्रभुता का सबसे बड़ा चैलेंज 21वीं सदी में अगर कोई है तो वो बॉर्डर के पार आने जाने वाली इस इंफॉर्मेशन से है, और इसी इंफॉर्मेशन में छुपी है एक गहराई, और इस गहराई का नाम है इसी इंफॉर्मेशन की एक डार्क साइड, जो भारत और कनाडा के बीच देखने को दिख रही है। कैसे? क्योंकि आज जब हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, चाहे इस इंफॉर्मेशन से हमारा उद्देश्य हो कि हम देश के नागरिकों को एजुकेट कर पाएं, उनको एक शक्ति दे पाएं कि जिससे उनकी सोचने की क्षमता और देश के प्रति लगाव बढ़े, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो इसी संप्रभुता का फ़ायदा उठाते हुए इस नाजायज़ फ़ायदे में अपना कुछ गेम खेलने की कोशिश करते हैं। आज 21वीं सदी में कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा आज की डेट में भारत के अंदर एक नैरेटिव पैदा कर रहा है। क्या नैरेटिव है? खालिस्तान का। वो खालिस्तान के नैरेटिव को उजागर कर रहा है, पंजाब में सेसेशनिज्म को प्रमोट कर रहा है। पर क्यों? क्योंकि कनाडा कहता है कि मैं हूँ एक लिबरल डेमोक्रेसी, और लिबरल डेमोक्रेसी में मेरे कनाडा के नागरिकों को आज की डेट में खुली छूट है कि वो एक डेमोक्रेटिक देश के नागरिक होने के नाते किसी भी प्रकार के विचार को और कोई भी विचारधारा को रख सकते हैं। लेकिन क्या आज अगर हम बात करें भूमंडलीकरण की,
क्या इस भूमंडलिक वर्ल्ड में, इस विश्व में आज संप्रभुता जो है इस प्रकार से चैलेंज भी की जा सकती है कि आप कोई भी ऐसा विचार रखें और वो विचार ऐसा हो कि जिससे दूसरे देश में हिंसा पैदा हो? क्या आप आज की डेट में ऐसे विचार को रखने की भी परिस्थिति ला सकते हैं कि उन विचारों को उजागर करने से दूसरे देश में सांप्रदायिकता बढ़े, दूसरे देश में दंगे फसाद हो? कनाडा इस चीज़ को नहीं समझ पाया। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के समय जो चीज़ हुई वो थी एक लिबरल ओवररीच। ये लिबरल ओवररीच इस कारण से हुई क्योंकि कनाडा इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाया कि डेमोक्रेसी के नाम पर वो अपने नागरिकों को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कर बैठा कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेक्शन प्राप्त करी अपने इस क्रिमिनल एजेंडा को छुपाने की। अगर आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी हमें आइडिया को प्रमोट करने के लिए एक शक्ति देती है, आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में और उनको एम्पावर करने की शक्ति देती है, जो मैं लेट से इस YouTube के माध्यम से आपके साथ कर पा रहा हूं, तो इसी माध्यम से आज कनाडा ने और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करके भारत जैसे देश के अंदर उन्होंने अपने सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की। भारत के अंदर उन्होंने खालिस्तान की इस पूरी मूवमेंट को चलाकर निज्जर जैसे लोगों को रखकर गुरपतवंत सिंह पन्नू से सपोर्ट लेकर इन जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों के थ्रू इस खालिस्तान नैरेटिव को चलाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल में कनाडा ने बार बार एक ही चीज़ को उजागर करके विश्व के सामने पेश करने की कोशिश की। उसने ये मैसेज दिया कि आज संप्रभुता इस प्रकार से बदल गई है कि अब संप्रभुता केवल सिर्फ जो है वो स्टेट से एसोसिएटेड नहीं, बल्कि स्टेट के अंदर रहने वाले एक इंडिविजुअल से है। कनाडा जब आज की बात ये करता है कि भाई हमारे यहाँ पर निज्जर था, निज्जर जैसे आतंकवादी को मान लीजिए कि भारत ने मारा, जो एलिगेशन उसने लगाया जिसको वो प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन इस चीज़ से ये समझ आता है कि संप्रभुता जो है अब ग्रेजुअली 1648 वाली स्टेट की संप्रभुता नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की संप्रभुता है, जिसको एक स्टेट प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो संप्रभुता के नाम पर उस स्टेट के अंदर वो इंडिविजुअल की क्रिमिनल एक्टिविटी को ही क्यों ना प्रोटेक्ट कर रहा हो। इस खेल को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज विश्व पॉलिटिक्स में, आज पूरे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में अगर संप्रभुता का कोई चैलेंज है तो वो केवल यही है। इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई, रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई, भारत और कनाडा के बीच की लड़ाई, भारत और चीन के बीच के संबंध खराब होने, इन सारों के पीछे अगर हम देखें तो हर एक जगह पर एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने वाला स्टेट है, और उस स्टेट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो इंडिविजुअल की बेसिकली जो संप्रभुता है उसको आगे रखते हुए स्टेट की संप्रभुता का एक पूरा ऑब्जेक्टिव बनाकर पेश करे। कनाडा शायद इस बात को भूल गया कि भारत और कनाडा के बीच की रियलिटी बदल चुकी है। कनाडा का माइंड, जस्टिन ट्रूडो की सोच अभी भी वही कॉलोनियल सोच है। उसको अभी भी ये लगता था कि भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश के ऊपर काबू पाया जा सकता है, जो देश ऐसा है जो हमेशा से डोसाइल रहा है, कभी भारत ने बातचीत नहीं करी, चर्चा नहीं करी, और इस कारण से हम भारत को कुछ भी कहकर कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, आज भारत अगर कनाडा को $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है तो कनाडा भारत को केवल $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। भारत आपसे एक्सपोर्ट में आपसे ही आगे है। अगर आज अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत एक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कनाडा को ये भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि वो विश्व की हायरार्की में एक 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत से काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो भारत कनाडा में आज की डेट में एक बहुत बड़े डायस्पोरा को रखता है, और ये जो डायस्पोरा है ये एक एथनिक लेवल पर रिलेशन बनाता है। लेकिन अगर आप इसी डायस्पोरा का प्रयोग करके हमारी संप्रभुता को हार्म करेंगे, हमारी सोवरेनिटी को हार्म करेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं है। अब ये भारत ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ चुका है, और अब ये भारत डोसाइल रह के चुप रहने वाला भी नहीं है। भारत की जो नई शक्ति है, इस शक्ति को आपको समझना पड़ेगा। भारत की जो नई इंटरनेशनल छवि है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कनाडा जैसे देश को कि भारत अब सिर्फ अपने जो उसकी टेरिटरी पे जो थ्रेट डायरेक्टली होता है सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आप जैसे देशों से जो लेटेंट थ्रेट्स आ रहे हैं, जिसके तहत आप हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ बैठकर सोशल मीडिया के थ्रू 21वीं सदी में भूमंडलिक एक विश्व में टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसके लिए भी एक रिस्पॉन्स देने के लिए आपको तैयार है। मूल रूप से अगर मैं एक पॉइंट बोलूँ तो आप समझेंगे
कि भारत और कनाडा के बीच का ये जो सारा इशू क्रिएट हुआ, जिसके कारण ये डस्टबिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी इस प्रकार हो गई कि अब ये डस्टबिन में जाने लायक हुआ, उसके पीछे सिर्फ ट्रूडो की मानसिकता थी, सिर्फ ट्रूडो की एक सोच थी। हमें कनाडा से कोई इशू नहीं, कनाडा को भारतीयों से कोई इशू नहीं, लेकिन इशू सोच का है। ये जस्टिन ट्रूडो जैसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ समस्या केवल ये थी कि ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार था कि भारत अब एक पुरानी शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आज की डेट में खड़ा होके अपने पॉइंट्स को उजागर करेगा, किसी भी प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको लेटेंट थ्रेट भी बोलते हैं, उसको टॉलरेट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी समस्या जस्टिन ट्रूडो के साथ ये थी कि ये व्यक्ति ने, जो आज कनाडा और भारत के बीच में एक डिफरेंट अर्थव्यवस्था क्रिएट हो गई, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कनाडा को हमने अर्थव्यवस्था के तौर पर पीछे छोड़ दिया, शायद इन लोगों को इस विचार को डाइजेस्ट करने में अभी भी समस्या हो रही है। इसका खमियाजा क्या हुआ? खमियाजा ये हुआ कि भारत और कनाडा के रिश्ते डेंट जरूर हो गए। आज ट्रूडो है, कल ट्रूडो नहीं होगा, कल कोई और आएगा। जब भी कोई और आएगा, उसके लिए सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि आपको ये भारत को अश्योरेंस देना होगा कि आप भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपको ये अश्योरेंस देना होगा कि भारत आपके साथ खड़ा है तब तक जब तक आप भारत की नई परिस्थिति को, भारत की नई शक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो के इस जाने के बाद अगर कनाडा को कोई खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो खमियाजा ये है कि आज जब बाकी विश्व के सारे देश भारत के साथ एंगेज कर कर इंडो पैसिफिक एरिया में अपने आप को एक शक्ति प्रदर्शन के तहत लाना चाहते हैं, उसमें चाहे रूस हो, उसमें चाहे इजराइल हो, उसमें चाहे अभी हाल ही में जर्मनी हो जिसने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया, या कोई भी दूसरा देश हो, फ्रांस ही क्यों ना हो, ये सारे देश जब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि फ्यूचर ये है कि हमें इंडिया के साथ एंगेज करना है और भारत की नई शक्ति, नई परिस्थिति को समझ के उसको एक विश्व के लेवल पर इंटीग्रेट करना है, जब तक कनाडा अब इस चीज़ को नहीं समझेगा तब तक ये चीज़ भारत और कनाडा के रिश्तों को हार्म करेगी। और जो जस्टिन ट्रूडो के तहत भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, इसको अंडू करने में अब समय लगेगा। तो कनाडा ने अपना इंडो पैसिफिक का खेल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में खो दिया है। ट्रूडो तो जाएगा, और ट्रूडो ही नहीं बल्कि अगले साल अक्टूबर 2025 में जब कनाडा में चुनाव होंगे, आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए, 1 साल पहले इन एडवांस बता रहा हूँ, लिबरल पार्टी भी जाएगी, कंजर्वेटिव्स आएंगे, वहाँ पर कोई नई सरकार होगी और नई सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि भारत अब वो शक्ति नहीं रही कि जो एक डोसाइल शक्ति थी कि जिसको आप पत्थर मारो तो भी चुप रहेगा, जिसको आप ईंट मारो तो भी चुप रहेगा। अब आप हमें पत्थर मारेंगे तो जवाब ईंट से मिलेगा, और ईंट मारेंगे तो जवाब गोले से मिलेगा। याद रखिएगा। धन्यवाद।